नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 10 कदम में सबसे पहले खबर मेरठ से, डराने वाली खबर जहां पर ब्लैक फंगस से 2 पीड़ित मरीजों की जानकारी सामने आई है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर के रहने वाले हैं ये दोनों शख्स। निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है दोनों का। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने पुष्टि कर दी है इस बात की। मरीजों की हालात पर भी नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब मेरठ में ब्लैक फंगस का ये केस सामने आया है। मेरठ में ब्लैक फंगस का ये पहला मामला है। 2 मरीज जो कि कोरोना पॉजिटिव, और उनमें यह शिकायत सामने आई है, ब्लैक फंगस की शिकायत सामने आई है। डॉक्टर ने पुष्टि भी कर दी है। आपको बता दें, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में पहले ही ब्लैक फंगस के कई पेशेंट सामने आ चुके हैं। बहुत ही खतरनाक ये बीमारी। उमेश हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है ब्लैक फंगस। जितना कोरोना उतना ही घातक ये भी। इसे लेकर डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ये जो 2 शख्स हैं, इनकी स्थिति के बारे में डॉक्टर्स क्या जानकारी दे रहे हैं? जी हाँ, देखिए, कोरोना मरीजों के लिए ब्लैक फंगस नया खतरा बनकर उभरा है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद मेरठ में भी ब्लैक फंगस के 2 कोविड मरीज मिले हैं। मेरठ के एक निजी अस्पताल के कोविड केंद्र में भर्ती 2 मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से एक मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जबकि दूसरा बिजनौर का रहने वाला है। और डॉक्टर का कहना है कि ये बीमारी उन मरीजों में ज्यादा है जो इम्यूनोस्प्रेशन की दवाएं लेते हैं या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। डॉक्टर संदीप गर्ग का कहना है कि कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड देने से शुगर बढ़ जाती है। फंगस ग्लूकोज खाकर बढ़ता है। शुगर के पुराने रोगियों में ब्लैक फंगस का खतरा मिल रहा है और ये जानलेवा भी साबित हो रहा है। फंगस नाक के जरिए बलगम में मिलकर दिमाग तक पहुंच जाता है। शुगर को काबू में रखना बेहद आवश्यक है। कोरोना से ठीक बिल्कुल उमेश, आप नजर बना रखे इन दोनों शख्स के बारे में कि उनकी स्थिति कैसी है, और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्लैक फंगस का पहला मामला उत्तर प्रदेश में मेरठ में 2 लोगों में यह शिकायत पुलिस ने, डॉक्टर्स ने पुष्टि कर दी। और आपको बता दें कि ब्लैक फंगस भी उतना ही खतरनाक जितना कि कोरोना। डॉक्टर्स लगातार यही बात कह रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में कई केस पहले ही सामने आ चुके हैं ब्लैक फंगस के। लखनऊ वासियों के लिए एक राहत की खबर। कोरोना महामारी के बीच लखनऊ के हज हाउस में आज से 255 बेड के कोविड हॉस्पिटल की शुरुआत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे। 255 बेड के कोविड अस्पताल को HAL ने तैयार किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे और सीधे हज हाउस पहुंचेंगे, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अवध शिल्पग्राम भी जाएंगे। वहां पर 505 बेड के कोविड अस्पताल का वो जायजा लेंगे जो कोविड अस्पताल DRDO ने तैयार किया है। इधर लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने नए बने कोविड हॉस्पिटल का दौरा किया और अस्पताल का जायजा लिया। आज से शुरू हो रहे इस हॉस्पिटल को हज हाउस में HAL ने तैयार किया है। इसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। HAL ने तैयार किया है। यहां पर 255 बेड का ये कोविड हॉस्पिटल है, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी मौजूद होंगे। और इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करने वाले हैं। सुबह 11 बजे वो पहुंचेंगे, जिसके बाद सीधे हज हाउस आएंगे। इससे पहले अधिकारियों ने हज हाउस का जायजा लिया कि जो यहां पर इंतजाम किए गए हैं वो मुकम्मल है या नहीं है। और आज एक और बहुत ही अहम मसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। कोविड संक्रमण पर जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। केंद्र और राज्य सरकार अपनी तरफ से हलफनामा पेश करने वाली है। गांव में संक्रमण को रोकने के इंतजाम पर सरकार अपना जवाब दाखिल करेंगी। इलेक्शन ड्यूटी में शिक्षकों की मौत का ब्यौरा भी देगी उत्तर प्रदेश की सरकार। वर्चुअल सुनवाई में केंद्र यूपी सरकार अपना अपना पक्ष रखेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। एक याचिका दाखिल की गई थी कि किस तरीके से पंचायत चुनाव की वजह से गांव में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, और जिन लोगों की मौत ड्यूटी के दौरान हुई है, पंचायत ड्यूटी के दौरान हुई है, उन पर भी जवाब दाखिल करना है केंद्र और राज्य सरकार को। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ मौजूद। सर्वेश, कब तक सुनवाई होनी है?
देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट कोविड के चलते बंद चल रही ग्रीष्मावकाश कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो जरूरी मामले हैं उनकी सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पेशल बेंचेस कर रही है। और कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर जो जनहित याचिका कायम है उस मामले में आज सुनवाई है और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अदालत में हलफनामा पेश करना है। और इस मामले में पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने काफी सख्त नाराजगी जताई थी और पूछा था कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस मामले में आज राज्य सरकार अपनी जो कार्रवाई रिपोर्ट है उसको पेश करेगी। और इसके साथ ही साथ पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने वैक्सीनेशन के लिए आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि ग्लोबल टेंडरिंग के बजाय दूसरे देशों से क्यों न सीधे वैक्सीन खरीदी जाए, इस पर जानकारी मांगी थी। इस मामले में भी आज केंद्र सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश की जाएगी। जबकि यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से काउंटिंग में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले जैसे भीड़ हुई थी उसको लेकर पिछली बार 28 जिलों की ही रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग ने पेश की थी। अन्य जिलों की भी रिपोर्ट जो है वो आज पेश की जानी है। बिल्कुल सर्वेश, तो बहुत ही अहम सुनवाई आज होनी है, इस पर आप अपनी निगाह बना के रखिएगा। वर्चुअली सुनवाई हो रही है जिसमें एक तरफ तो प्रदेश की सरकार भी अपना हलफनामा दाखिल करेगी, अपना जवाब दाखिल करेगी और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भी जवाब दाखिल किया जाना है। इधर इटावा में नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी ने दोस्त का पहले गला रेता फिर सिर में कील ठोककर उसकी हत्या की है। घटना को अंजाम देने के बाद से ही आरोपी खुलेआम घूमता रहा। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मामला कोतवाली इलाके के अलकापुरी का है, जहां पर एक मकान से युवक का शव बरामद हुआ। नशे में एक मित्र ने दूसरे मित्र की हत्या कर दी और शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वादी के द्वारा इसमें जो प्रार्थना पत्र कोतवाली पुलिस को दी गई है उसके आधार पर अभियोग यहाँ पंजीकृत किया जा रहा है। और इस घटना में जो अभियुक्त था जिसका नाम लल्ला ठाकुर है उसे गिरफ्तार जो है कर लिया गया है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। उधर लखनऊ से एक मजदूर का शव मिला है। ईंट से कुचलकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। खाली प्लॉट में मिला मजदूर का शव और गोसाईगंज के रानीखेड़ा गांव का ये मामला है, जहां पर शव मिला है एक मजदूर का और ये आशंका जताई जा रही है कि ईंट से कुचलकर इसकी हत्या की गई है। वारदात बीती रात, यह आशंका जताई जा रही है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी हमारे साथ। ऋषभ, क्या जानकारी मिल रही है इस वारदात के बारे में? देखिए, जो मृतक मजदूर है राम सुधीर रावत, उनके परिजनों का यही कहना है कि गांव के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद चलता था, उसके चलते हत्या हुई। जबकि कल शाम से ही राम सुधीर रावत घर से लापता था। आसपास उसको ढूंढा जा रहा था लेकिन नहीं मिला। आज सुबह एक खाली प्लाट में उसकी डेड बॉडी मिली है, जिसको खतरों से कुचला गया है। उसके चेहरे को फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जी धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच की शुरुआत कर दी है, लेकिन अभी भी हत्यारे फरार हैं। इधर कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी बदमाश सक्रिय हैं। मामला मथुरा का, जहां पर थाना नौझील क्षेत्र में बीती रात सिद्ध स्थली झाड़ी हनुमान मंदिर पर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोला। बदमाशों ने वारदात से पहले मंदिर पर रह रहे साधुओं को नशीला पदार्थ खिलाया। जब वो बेहोश हो गए तो मंदिर के मुख्य महंत की अलमारी में रखे 3,40,000 रुपए और मंदिर के दान पात्र के रुपए भी चोरी कर फरार हो गए। बदमाश इतने शातिर थे कि अपनी पहचान छिपाने के लिए इन्होंने मंदिर में लगे CCTV कैमरे के डिवाइस भी खुद अपने साथ ले गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई है। CCTV कैमरे भी अपने साथ ले गए चोर। सिद्ध स्थली झाड़ी हनुमान मंदिर का ये मामला, जहां पर जितने साधु थे उन सभी को नशीला पदार्थ खिलाया गया। जब वो बेहोश हो गए उसके बाद वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया। मुख्य महंत की अलमारी से 3,40,000 रुपए लूट ले गए। दान पत्र जो दान पेटी है उसके भी सारे पैसे अपने साथ ले गए। नितिन गौतम हमारे साथ इस वक्त मौजूद। नितिन, मंदिर पर इस तरीके से चोरों का धावा, उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, सारे साधुओं को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देते हैं। अब क्या कह रही है पुलिस? ये चोर कौन हो सकते हैं? क्या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो मंदिर में आते जाते रहे हों? जी देखिए, जिस तरीके की आपने संभावना व्यक्त करी है उसी तरीके की बात पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है उसमें कहीं ना कहीं मंदिर में आने जाने वाले लोग या श्रद्धालु
या जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है उन्होंने पहले मंदिर की रेकी की है और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना के संबंध में जो पुलिस अधिकारी उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि 4 से 5 जो आधा दर्जन के करीब बदमाश थे, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि बदमाशों की पहचान हो सकती थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो वो होता है, तो सीसीटीवी फुटेज के जो इक्विपमेंट है वो सारे इक्विपमेंट्स को चोर अपने साथ ले गए हैं, बदमाश अपने साथ ले गए हैं। पुलिस गहनता से पड़ताल कर रही है। जो साथ ही जो बेहोश साधु हैं उनके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची हुई है और उनको उपचार दे रही है, ताकि घटना के उनके होश में आने के बाद घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और जो आरोपी हैं उनकी तलाश कर उनको गिरफ्तार किया जा सके। जी नितिन, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो इंतजार हो रहा है कि बेहोश साधु होश में आए तो वो बता पाए कि आखिर कौन थे वो बदमाश जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इधर एटा में मिट्टी का टीला गिर गया और मिट्टी का टीला धंसने से कई महिलाएं इसके नीचे दब गईं। 4 महिलाओं को बचाया गया है। हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई है। 3 महिलाएं घायल हैं जिला हॉस्पिटल में, जिन्हें रेफर किया गया। कुछ महिलाओं के दबे होने की आशंका अब भी जताई जा रही है। मिरहची थाने के हिम्मतनगर बजेडा का यह मामला है। तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। ये हादसे के बाद की तस्वीर, जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन की यहां पर शुरुआत की गई। मिट्टी का टीला धंस गया और इसके नीचे कई महिलाएं दब गई। जो चिंता की बात है कि आशंका जताई जा रही है कि अब भी कुछ महिलाएं इसके नीचे हो सकती हैं। इधर गाजियाबाद में गत्ते के गोदाम में आग लग गई और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को मशक्कत करना पड़ा है। घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। नंदग्राम इलाके के हिंडन विहार का ये मामला। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ गोदाम में लगी आग को बुझाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है फायर ब्रिगेड की टीम को। उधर रामपुर में कांग्रेस नेता के हमलावरों पर इनाम घोषित किया है। पुलिस ने इनाम घोषित किया है 5-5 हजार रुपए का। 5 मई की रात जानलेवा हमला हुआ था। 6 हमलावर आरोपी इस वक्त फरार चल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष मुतीउर रहमान बबलू गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किए गए थे और इन पर 7 लोगों के खिलाफ हमला करने के मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिनमें से एक की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाकी के 6 अब भी फरार चल रहे हैं। कुछ अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने अभी तक सिर्फ 1 गिरफ्तारी की है और बाकी के 6 नामजद के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का इनाम इनके ऊपर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं दी। योगी ने कहा कि देश के विकास के लिए प्रयत्नशील सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और समस्त तकनीशियनों को हृदय से साधुवाद। आपके परिश्रम और पुरुषार्थ से ही आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार हो रही है। देश में अगर कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 3,29,000 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,55,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में ही 3,876 लोगों की मौत हुई है और वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों से ज्यादा। ये एक राहत के संकेत हो सकते हैं। नए मरीजों के मुकाबले ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ा है, राहत की बात है। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि आंकड़ों की कमी के पीछे की वजह अलग अलग राज्यों में अपनाए गए ठोस कदम है। लॉकडाउन और कहीं पर आंशिक लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया उसका ही असर है कि कोरोना के मामले कम हुए हैं। आपको बता दें, बीते हफ्ते ही ये जो 24 घंटे में नए केसेस का आंकड़ा था वो 4,14,000 तक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट अब देखने को मिल रही है। लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई है और कल 3,66,000 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों का आंकड़ा सामने आया था और वो आज घटकर 3,55,000 हुआ है। हालांकि इसके पीछे कुछ लोग तथ्य ये भी दे रहे हैं कि अब टेस्टिंग में कमी की जा रही है, जबकि तमाम राज्यों की ओर से दावे यही किए जा रहे हैं कि टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है इन दिनों। बावजूद इसके जो संख्या में कमी इस वक्त देखने को मिल रही है वो राहत का संकेत है, राहत की बात है। और जो दावे किए जा रहे हैं सरकारों की ओर से कि जो इंतजाम किए गए हैं लॉकडाउन और आंशिक कर्फ्यू जैसे, उसकी वजह से ही आंकड़े कम हुए हैं।
रंजीता हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रंजीता, जो आंकड़े कम हो रहे हैं, राहत की कितनी बार? देखिए, निश्चित तौर पर पिछले 24 घंटे के जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 3,29,000 संक्रमित लोग हैं। वहीं 3,55,000 जो है वो रिकवरी रेट है। मतलब 24 घंटे में इतने लोग जो है वो कोरोना संक्रमित होकर रिकवर किया है। पहली बार 62 दिनों में ये आंकड़ा देखने को मिला है कि जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, ऐसे में लगातार जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही थी और मृत्यु दर भी जो है वो बढ़ रहा था। 62 दिनों में पहली बार जो है वो रिकवरी रेट ज्यादा है और संक्रमित लोगों की संख्या कम है। ये राहत भरी खबर है, लोगों के लिए राहत भरी खबर हम कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जिस तरह की बंदिशें राज्य सरकार लगा रही है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को तेज करने की बात लगातार हो रही है, इन तमाम चीजों को अभी भी जारी रखना पड़ेगा। बिल्कुल रंजीता, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 3,29,000 24 घंटे में नए कोरोना केसेस की ये नई संख्या है, आज की संख्या है। कल ये 3,66,000 थी और लगातार गिरावट देखने को मिल रही है नए केसेस की संख्या में। इधर गाजीपुर में गंगा नदी में शव दिखे हैं। गंगा घाटों पर गंगा में तैरते दिख रहे हैं कई शव। नरवा, बुलाकी दास बाबा घाट पर शव दिखे हैं। करंडा के कई घाटों पर भी शव मिले हैं। गंगा किनारे शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। डीएम ने मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया है। इससे पहले बिहार से ऐसी तस्वीरें आई थी, वहां पर भी गंगा नदी में करीब 100 शव तैरते हुए मिले थे। और अब ये खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से गाजीपुर में। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद। मनीष, क्या खबर है आपके पास? मेनका, जैसे आपने बताया कि कुछ दिन पहले ही बिहार में घाटों पर सैकड़ों शव दिखाई पड़े थे, उसी तरह गाजीपुर के गयामत थाना क्षेत्र में और करंडा थाना क्षेत्र के विभिन्न गंगा घाटों पर गंगा के नदी में दर्जनों शव दिखाई पड़े हैं। कुछ शव गंगा घाटों पे किनारे लगे हुए हैं, जिसके बाद आसपास के रहने वालों में, ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस मामले की जांच के लिए डीएम ने एक टीम का गठित किया है और पता लगाया जा रहा है कि ये शव कहां से अब गंगा में प्रवाहित किए गए हैं या कैसे यहाँ पर पहुंचे हैं, और साथ ही उनको इन शवों के डिस्पोज ऑफ की व्यवस्था भी की जा रही है। जी मनीष, धन्यवाद। और जरूरी है कि सख्ती से जांच हो, सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने शवों को इस तरीके से फेंका है। एक तो शव का अनादर और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा वो इन शवों की वजह से संक्रमण बढ़ने का, फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तस्वीरें न्यूज़ 18 पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं जहां पर गंगा नदी में शव तैरते हुए मिल रहे हैं। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि इस वक्त टीकाकरण ही, ये वैक्सीन ही संजीवनी है। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें और जरूर टीकाकरण अभियान में हिस्सा लें।